हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग प्रतिदिन मिलते हैं। आपको पता ही है। और ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का नाम भी आप लोग जानते हैं। कौन सा इनिशिएटिव है सर? तो ये इनिशिएटिव है 24 घंटा 24x7 लाइव क्लासेस का। कौन से क्लासेस का? 24x7। जी हाँ, 24 घंटे लगातार ये जो क्लासेस होती है आपके लिए, ये लाइव क्लास होती है। और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटो है। वो क्या है कि अब पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, अब पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि शशि सर ने आज आकर बताया कि हम लोग 700 घंटे से ज़्यादा क्लास ले चुके हैं। जी हाँ, और ये 700 घंटे का क्लास लेने का एकमात्र श्रेय आप लोगों को जाता है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास और आप लोगों का साथ ही है जो हमें क्या किया है, मोटिवेट करते रहा है कि भाई हम लोग इस क्लास को कैरी ऑन करते रहें। तो आगे भी उम्मीद है कि आपका प्यार हमें मिलता रहेगा, आपका प्यार मिलते रहेगा, आपका साथ मिलते रहेगा। और हम लोग इसी तरीके से इस उपलक्ष्य को आगे बढ़ाते जाएंगे। और साथ ही साथ इस उपलक्ष्य के साथ साथ आप लोगों के साथ भी ये अच्छा होगा कि जो बच्चे किसी भी कारण बस पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट की जो बात की गई थी कि द ऑफिसर्स एकेडमी की तरफ से कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन शुरू करेंगे, वो आगे चलता रहे। आज ये क्लास का क्लास नंबर है 659। जी हाँ, 659, 659 नंबर का क्लास है। 658 नंबर का क्लास इससे पहले आजाद सर का आप लोगों ने किया है। उसके बाद मैं आशुतोष आप लोगों के साथ इंडियन पॉलिटी से के क्लास को 659 का क्लास लेने के लिए आपके साथ तैयार हूं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का सेशन है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन के माध्यम से क्लासेस को कर रहे थे। लेकिन मैंने कल बोला था कि पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्या पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्तियां हैं उसको हम लोग क्लास में करेंगे। ये पॉइंट बचा रह गया है चैप्टर का, द प्रेसिडेंट चैप्टर का ये टॉपिक बचा रह गया है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, उसके बारे में चलेंगे। तो आज क्वेश्चन सेशन नहीं होगा, आज क्या होगा, आज डिस्क्रिप्टिव सेशन होगा। डिस्क्रिप्टिव कहने का मतलब कि आज क्लास चलेगी, आज क्वेश्चन नहीं होगा। कल से फिर से उसी तरीके से क्वेश्चन में हम लोग आ जाएंगे। तो आज क्लास को करते हैं। इससे पहले मैं कमेंट बॉक्स खोल लेता हूं ताकि आप लोग का कमेंट मुझे दिखता रहे कि आप लोग भी क्या कहना चाहते हैं। ओके ओके, बढ़िया। चलिए। हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल सर आपका कल क्लास नहीं हुआ था क्या? नहीं सर, मेरा क्लास रेगुलर हुआ है। मैं अभी लगभग ये आज शायद 30वां दिन होगा या 29वां दिन होगा जब मैंने क्लासेस को मिस नहीं किया। पूरे कंटिन्यूटी के साथ क्लास ले रहा हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप जाइएगा तो चैनल खोलने के बाद प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी क्लास को देख सकते हैं। पूरे क्लास मेरे सारे क्लास अवेलेबल हैं और आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। जेपी यादव साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उदय पुनीता रॉय, उदय पुनीता रॉय, बढ़िया नाम है, उदय पुनीता नाम। सुमेर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सुमेर साहब। राम लखन कुमार, राम लखन, बहुत बढ़िया नाम है सर, राम लखन, लखन के कुमार, गुड मॉर्निंग। 12 का 4, 42 का 1, बहुत अच्छा। माय नेम इज लखन, राम लखन। चलिए, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, क्या बात किया था कि हम लोग इस क्लास को कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में क्लास करेंगे। प्रेसिडेंट का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, प्रेसिडेंट चैप्टर आज के बाद खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। हो सकता है आज ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट का पार्डन पावर कहने का मतलब है क्षमादान की शक्ति है, वही एक पॉइंट बचा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। चलिए, तो उससे पहले अब एक नया इनिशिएटिव आप लोगों को शायद पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला है तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पीआरटी 1 to 5 के लिए, किसके लिए, पीआरटी 1 to 5 के लिए ओपन टेस्ट है। मतलब कोई भी आके एग्जाम टेस्ट दे सकता है, वो भी ऑनलाइन मोड में है, ऑनलाइन बोर्ड में है। बस आपको एक ही काम करना होगा, अभी तक आपने द ऑफिसर्स एकेडमी का अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी 1 to 5 के बच्चों के लिए। और ये जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट का टाइम क्या लिखा हुआ है सर, तो ध्यान दीजिएगा, 10 बजे सुबह में ये टेस्ट है और ये टेस्ट 5 मई से है। 5 मई से है, कब से है, 5 मई से है। मेंशन कर लीजिए, डेट मेंशन कर लीजिए, 5 मई से है। और कितने बजे से है, 10 बजे से है। आप जब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथी, आपके संगी, आपके परिवार में, आपके दोस्त में, आपके जान पहचान के कोई भी व्यक्ति हो तो उनको बोलिए कि फ्री का टेस्ट अवेलेबल है, आप लोग आइए और टेस्ट को दीजिए। बस एक ही
ही काम करना है कि प्ले स्टोर में जाके द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना होगा और आपको ये टेस्ट ऊपर में ही ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, बस आपको ज्वाइन करना है। टाइमिंग याद रखिएगा 10 बजे सुबह में 5 तारीख को। कब? 5 तारीख को 10 बजे सुबह में ये क्लास होगी, ठीक है ना। सॉरी, क्लास होगी कह रहे हैं कि ये टेस्ट होगा। ये टेस्ट कब होगा? 5 मई को 10 बजे, इसको याद रखना है। अब हम लोग अपने क्लास की तरफ चलेंगे। एक बार फिर से मैं कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। राम लखन के बाद सुषमत मिश्रा, रोशन हंसदा। बड़ा अजीबो गरीब आप लोग का नाम रहता है, लेकिन अच्छा लगता है देख के कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं प्रतिदिन। हम लोग का टॉपिक है, आज का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। क्षमादान क्या है? पार्डनिंग पावर, इसको याद रखिएगा। क्षमादान, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग चर्चों में भी देखे होंगे, इस साल के चर्चे में रही है क्षमादान के बारे में। तो हो सकता है कि जो आगने वाले एग्जाम है, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या होगा, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ये क्षमादान की शक्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुड मॉर्निंग इशिका जी, स्वागत है आपका। जी सर 72। चलिए ठीक है, आपने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है। आपने मुझे शुरू करने से पहले ही आप लोगों ने अपना आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया है। चलिए इसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में, तो जी हाँ आप लोगों ने सही बोला है, अनुच्छेद नंबर 72 में ये शक्तियां का उपबंध दिया गया है। आर्टिकल नंबर 72 कहता है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 72 में जो बताया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसे किसी तरह का अपराध का दोषी करार कर दिया गया है, अपराध करते हुए या फिर अपराध करने का दोषी करार कर दिया गया है, तब उसे जो दंड मिलेगा, उस दंड की जो क्षमादान की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास अवेलेबल है। फिर से क्या कहता है आर्टिकल नंबर 32? तो आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्या करेगा? व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। और ये जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये प्रेसिडेंट के पास भी है और गवर्नर साहब के पास भी है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल के पास भी है, तो दोनों के पास है। तो हम लोग ने देखा आर्टिकल नंबर 72 किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। तो आर्टिकल नंबर 161, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 161 राज्यपाल के लिए है। इसको भी याद रखेंगे, कंपैरेटिव पढ़ेंगे ताकि ये क्या हो, आसानी से एक टॉपिक में दोनों कवर हो जाए और हमारा एग्जाम के लिए ये तैयार हो जाए। ये टॉपिक कि क्षमादान में प्रेसिडेंट और गवर्नर, राज्यपाल दोनों के लिए है। आर्टिकल नंबर 72 प्रेसिडेंट के लिए कहता है और राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 161, 161 नंबर का आर्टिकल कहता है। इसको याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 161 किसके लिए है? गवर्नर साहब के लिए है। चलिए क्या कहता है आर्टिकल नंबर 72? कहता है क्षमादान तो है, लेकिन क्षमादान किस किस के लिए है? तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे? सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब के लिए देखेंगे। यहाँ पर टॉपिक बना लेते हैं कि दोनों साइड लिख लेंगे ताकि दोनों साइड समझने में आसानी होगी। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति हो जाएगा एक साइड और एक साइड क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। इस तरह से टेबल बनाकर पढ़ेंगे ताकि आसानी हो। बीच में एक लाइन दे देते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं ये काफी ज्यादा हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? आर्टिकल नंबर 72 देख लिया और इसके लिए आर्टिकल नंबर 161 देख लिया है। राज्यपाल के लिए आर्टिकल नंबर 161 हम लोगों ने देख लिया है। अब चलिए देखते हैं कि किस अपराध के लिए, तो बताया गया है कि किसके अपराध के लिए? तो जिसके लिए यूनियन लॉ के अंतर्गत, राष्ट्रपति के लिए यूनियन लॉ, संघ की विधि के लिए, किसके लिए? संघ की विधि के लिए। याद रखिएगा, यूनियन लॉ के आधार, संघ विधि के अधीन अगर किसी व्यक्ति को, संघ विधि के अधीन किसी व्यक्ति को अगर क्या मिलता है? सजा मिलता है, तो उस सजा पे जो क्षमादान करने की शक्तियां हैं वो किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है सर? तो राष्ट्रपति के पास है। संघ विधि या फिर संघीय विधि, यूनियन लॉ, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो यूनियन लॉ कौन सा? जो सेंट्रल लॉ है, कानून कौन बनाती है? जिसपे पार्लियामेंट कानून बनाती है। इसको कहां बताया गया है? तो अनुसूची में बताया गया है। किस अनुसूची में बताया गया है? तो
7 नंबर की अनुसूची में बताया गया है उसमें 3 तरह की लिस्ट की बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बारे में हम लोग ने बहुत बार चर्चा किया है, तो आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोग इस बात से अवगत होंगे। यूनियन लिस्ट कौन है सर? तो यूनियन लिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जिस पर सेंटर बनाएगी, यूनियन लिस्ट पर कौन बनाएगी? सेंटर कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट पर कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगी। और कॉन्करेंट पे दोनों बनाएगी, सेंटर और स्टेट दोनों बनाएगी। तो संघ विधि या फिर संघीय विधि के अधीन अगर किसी व्यक्ति को क्या कहा गया है? दोषारोपण किया गया है। क्या किया गया है? उनको बताया गया है कि वो दोषी है और उन पर क्या किया गया है? सजा मुकद्दर की गई है, सजा मुकद्दर की गई है। तो उस व्यक्ति को क्षमादान की शक्तियां किसके पास प्राप्त है? राष्ट्रपति के प्राप्त है। वो गवर्नर साहब के पास जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग, आप सभी का गुड मॉर्निंग। तो ये हो गया संघ विधि। तो अगर संघ विधि राष्ट्रपति साहब के लिए है तो राज्यपाल साहब के लिए कौन सा हो जाएगा? तो इससे क्लियर यहीं पर समझ में आ गया कि राज्य के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? राज्य के द्वारा जो विधि बनाई गई है उसके अधीन अगर किसी व्यक्ति को क्या मिलेगा? सजा मिलती है, अपराध सिद्ध होता है और सजा मिलती है, तो उस व्यक्ति को क्षमादान के लिए कहां जाना पड़ेगा? राज्यपाल साहब के पास जाना पड़ेगा। उसकी अर्जी कहां देनी पड़ेगी? राज्यपाल साहब के पास देना पड़ेगा। सबसे पहला ये हो गया संघीय विधि और राज्य विधि। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट साहब के पास एक और पावर है। प्रेसिडेंट साहब के पास क्या ऑर्डर है कि प्रेसिडेंट साहब कोर्ट मार्शल या फिर सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय का मतलब समझते हैं ना? हाँ, सैन्य न्यायालय का मतलब तो समझते ही होंगे। और इसको लिए सैन्य न्यायालय अगर किसी तरह का आदेश जारी किया है, सजा दिया है, सैन्य द्वारा सजा दिया गया है, अगर सैन्य न्यायालय द्वारा सजा दिया गया हो तो उस पर कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब उसके ऑर्डर को, उनके वर्डिक्ट को, उनके क्या होगा सजा दिया गया है उस पर जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ किनके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। दूसरे केस में इनके पास नहीं है। राज्यपाल के पास सैन्य पावर, सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया सजा पे पावर नहीं है। इसको इंग्लिश में कोर्ट मार्शल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? COURT, कोर्ट मार्शल। आप लोग सुने भी होंगे, ये सबसे आप लोग फेमिलियर होंगे। कोर्ट मार्शल मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है कि यू आर कोर्ट मार्शल, ठीक है ना, कि उनको सैन्य कानून के तहत सजा मिलती है, उनका पद छीन लिया जाता है, उनका रुतबा छीन लिया जाता है, उनका पोस्ट छीन लिया जाता है, उनकी नौकरी छीन ली जाती है और फिर सरकारी कार्यवाही होती है और उसके बाद उनको सजा सुनाया जाता है। वो अगर वो कंडक्ट क्या होगा? अगेंस्ट द लॉ ऑफ क्या होगा? आर्मी होगा। ये सैन्य न्यायालय अगर आर्मी के अगेंस्ट होगा तब, डिफेंस के अगेंस्ट होगा तब। तो पहला पॉइंट था कि संघ विधि के अधीन तो राज्य विधि के अधीन। दूसरा, सैन्य न्यायालय द्वारा सजा दिया गया है तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर नहीं है। गवर्नर यहां पर क्या हो जाएगा? गवर्नर के पास पावर नहीं है। तीसरा अगर देखें तो तीसरा मृत्यु दंड है। तीसरा क्या है? तीसरा मृत्यु दंड है। जगह नहीं बच रहा है, इसको हटा देते हैं तीसरा नंबर के लिए। तीसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा सैन्य न्यायालय लिख देता हूं छोटा सा। सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया सजा, ठीक है ना, सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया सजा। यहां पर इसको दूसरा नंबर का इसको क्रॉस कर देते हैं। तीसरा चलते हैं। तीसरा कौन सा पॉइंट है सर? तो तीसरा पॉइंट है मृत्यु दंड। कौन सा है? कैपिटल पनिशमेंट। इसको इंग्लिश में मृत्यु दंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड। मृत्यु दंड, जी हाँ, मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए या फिर क्षमा प्राप्ति के लिए आपको कहां जाना होगा? किसी भी व्यक्ति को कहां जाना होगा? तो प्रेसिडेंट साहब के पास जाना होगा। किसके पास जाना होगा? प्रेसिडेंट साहब के पास जाना होगा मृत्यु दंड के लिए। वहीं पर मृत्यु दंड पर रोक सिर्फ लगाया जा सकता है, रोका जा सकता है या फिर उस पे कम्यूट किया जा सकता है। दो ही पावर है इसके पास, पहला कम्यूटेशन और दूसरा रिमिशन। उस पे पार्डनिंग का पावर गवर्नर के पास नहीं है। मृत्यु दंड में पूरा पावर है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और दूसरा देखिए, इससे पहले ये देखिए, अगर मृत्यु दंड मिला है और वो यूनियन संघीय विधि के अनुसार मिला है तब इस पर पावर किसके पास है? राष्ट्रपति साहब के पास है। लेकिन अगर मृत्यु दंड मिला है और वो राज्य विधि के अधीन मिला है, राज्य विधि के अधीन मिला है, तब भी पावर किसके पास होगा? प्रेसिडेंट साहब के पास ही होगा। तो मृत्यु दंड दोनों केस में किसमें? संघीय विधि, संघीय और राज्य विधि दोनों के केस में, संघीय और वह राज्य विधि
राज्य विधि के अधीन अगर किसी को मिली है, मृत्यु दंड मिली है, तो उन दोनों के केस में किसके पास पावर होगा? राष्ट्रपति साहब के पास होगा। राज्य विधि के अधीन, अगर राज्य विधि के अधीन भी है और वो कैपिटल पनिशमेंट है, तो गवर्नर साहब के पास पावर नहीं है, वो भी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति साहब के पास पावर है। देखिए, और हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को 5 तरह का पावर दिया गया है, 5 तरह से क्षमादान की शक्तियां दी गई है, और राज्यपाल को भी 5 तरह से दी गई है। लेकिन अगर मृत्यु दंड की बात आएगी तो इस पर ये सिर्फ रोक लगा सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं, कंप्लीट रोक नहीं लगा सकते, उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसको कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट करने का मतलब होता है लघुकरण कर सकते हैं, ठीक है ना, और वही है। बाकी पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग मतलब पूरी रूप से क्षमा करना, पूरे रूप से उसके क्या हुआ, मृत्यु दंड को रोकना, ये पावर गवर्नर के पास नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये जरूर याद रखिएगा कि मृत्यु दंड अगर संघीय व्यवस्था के अनुसार, संघीय कानून के अनुसार, संघीय विधि के अनुसार या फिर राज्य विधि के अनुसार किसी के साथ भी मिलेगा तो वो किसके पास पावर है? तो वो कैपिटल पनिशमेंट के लिए राष्ट्रपति साहब के पास पावर है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको जानना जरूरी है। ये 3 पावर दिए गए हैं राष्ट्रपति को, और एक ही पावर मिला है किसको? एक ही पावर मिला है राज्य को, राज्य विधि के अधीन राज्यपाल को सिर्फ एक ही पावर मिला है। चलिए, गुड मॉर्निंग अभी भी हो रही है। चलिए, भारत जी आए हैं, सॉरी, गुड मॉर्निंग। बालकरण कुमार जी आए हैं, गुड मॉर्निंग। जेपी यादव तो थे ही पहले से, किसी पर कर दीजिए जी सर, सॉरी, क्या हो रहा है? अच्छा चलिए, ये आप लोग का पर्सनल मैटर है, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये हो गया कुछ फैक्ट्स जिसमें हम लोग को जानना जरूरी था। अब चलिए, अब ये बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्तियां हैं, ये एग्जीक्यूटिव कार्य है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि कार्यकारी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्ति है, इसको याद रखिएगा, कार्यकारी शक्ति है। ये न्यायालय की तरह उनकी शक्ति नहीं है, न्यायालय की तरह बैठक नहीं होती है, ठीक है ना। और दूसरा, प्रेसिडेंट खुद से मतलब स्वयं से अपने विवेक से इस पर डिसीजन नहीं लेता है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रालय, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रालय के सुझाव पे ही वो डिसीजन लेता है कि किसको क्षमादान करना है और किसको क्षमादान नहीं करना है। कहने का मतलब है कि जो पार्डन करने का जो पावर है प्रेसिडेंट को, वो कहां से है? वो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिंदी में मंत्री परिषद के एडवाइस पे। किस पे? तो मंत्री परिषद के एडवाइस पे ही ये डिसीजन ले सकते हैं, मंत्री परिषद के एडवाइस पे ले सकते हैं। ये स्वेच्छा से अपने विवेक से इसका डिसीजन नहीं लेंगे। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, क्या वह उनका विवेकानुसार शक्ति है या फिर ये क्या है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परमिशन लेके सकती है। तो आंसर क्या होगा कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के सुझाव पे, मंत्री परिषद के एडवाइस पे ही ये यूज कर सकते हैं। और ये किस तरह का शक्ति है? तो कार्यकारी शक्ति है, याद रखिएगा, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव है। ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव है इनका, ठीक है ना। कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, इसको भी याद रखिएगा कि पूछ देगा कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज ए लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियरी पावर और नन ऑफ दिस। कहता है कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान की जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार का कार्य है? ए विधायी कार्य है, बी कार्यकारी कार्य है, सी न्यायिक कार्य है या फिर डी नन ऑफ द एबव। नींद आ रही है? कोई बात नहीं है, नींद आ रही है तो पानी पीजिए, आंख धोइए, और अगर क्लास नहीं करना है, ज्यादा नींद आ रही है तो जाकर सो जाइए। आपको यूट्यूब पे ये क्लास अवेलेबल मिल जाएगा, सोकर जब आप उठेंगी तब आपको ये क्लास अवेलेबल मिलेगा, आप उसे उस समय भी देख सकते हैं। देखिए, ये जो इनिशिएटिव है 24x7, इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग लाइव ही क्लास को देख सकते हैं। ये बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये इसलिए है कि आप जिस भी समय में फ्री हैं, और आपके ऊपर जिस भी तरह की जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के बाद आपको जो समय मिलता है उस समय में आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए ये YouTube पर है, ना कि ऐप पर है। पहला तो ये। दूसरा, YouTube पर
पेड कोर्स नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। कहने का मतलब है कि हमें पता है कि हमारे जो स्टूडेंट है और क्या हमारा जो देश है, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में मीडियम क्लास फैमिली की संख्या ज्यादा है, ठीक है, मीडियम टू लोअर क्लास के फैमिली की संख्या ज्यादा है। यहाँ के ही बच्चे ज्यादा पढ़ने के लिए क्या होते हैं, दिक्कत में आते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होती है, पैसों का उतना स्रोत नहीं होता है कि वो अधिक से अधिक कोचिंग में पैसा देकर या अलग अलग जाकर वहां पहुंचकर वहां के कोचिंग में जाकर अलग जगह रह के पढ़ सके पैसा देके। तो उनके लिए है कि आप घर में हैं, एक छोटे से मोबाइल है आपके पास, एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, नहीं है तो अगल बगल वाले दोस्त सब मिलकर भी ग्रुप, मैंने देखा है कुछ जगहों पर कि ग्रुप स्टडी की जाती है जिसमें एक मोबाइल या एक लैपटॉप पर बैठ के 10-10 12-12 लोग अपने कॉपी कलम को लेकर पढ़ते रहते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये हमारा क्लास जो लाया गया है 24x7 का, कि आप किसी भी समय और फ्री ऑफ कॉस्ट निश्चिंत होकर, मतलब कि आप द ऑफिसर्स एकेडमी को तब खोलें जब आपने सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लिया है, आप फ्री हो गए हैं, ये आपका समय है और ये सिर्फ आपका समय है जिस समय आपने अपने आप को ये कमिटमेंट दिया है कि मैं अब अपने परिस्थितियों से आगे निकलूंगा और मैं अपने समाज में एक नया मुकाम बनाऊंगा, अपना नाम बनाऊंगा। तब आप द ऑफिसर्स एकेडमी को क्लिक करें और वहां से पढ़ के और अपनी तमाम उपलब्धियों को हासिल करें। जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पानी पीते रहिए, ऐसे भी गर्मी बहुत है, बता ही गया होगा, करंट अफेयर आप लोग पढ़ रहे होंगे, करंट इशू पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा कि हीट वेव के कारण क्या कहा गया है कि हम लोगों को हाइड्रेटेड रहना है और हाइड्रेटेड रहने का सबसे बेहतरीन सोर्स है पानी। ग्लूकोन डी अगर है तो ग्लूकोन डी डाल के या फिर नींबू पानी, शरबत, जो भी आप पीते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो उसके साथ आप क्लास को कर सकते हैं। चलिए आपके साथ मैं भी पी लेता हूं और पानी का बोतल पास में रखिए, हाइड्रेटेड रहिए, कीप हाइड्रेटेड, बी हेल्दी, ठीक है ना। और पानी बहुत जरूरी है, बहुत पर्याप्त मात्रा में चाहिए शरीर को। चलिए ये टॉपिक यहाँ पर एक टॉपिक ये खत्म हो गया कि किस किस कारणों से हुआ। चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति को या फिर गवर्नर को जो पावर दिया गया है, पार्टनिंग पावर का, ये 5 तरह का पावर दिया गया है। कितने तरीके का है? 5 टाइप का है, 5 टाइप्स का है, इसको याद रखिएगा, 5 टाइप्स का है। अब चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसको कहते हैं कम्यूटेशन। क्या कहते हैं सर इसको? सबसे पहले को कम्यूटेशन कहते हैं। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है सर? लघुकरण होता है। क्या होता है? लघुकरण होता है। इसको याद रखिएगा और नहीं तो अपने क्लास, अपने नोट्स में ऐड करते जाइएगा। इजी वे में बताऊंगा, सिंपल 1 लाइन 2 लाइन में खत्म करने का कोशिश करूंगा ताकि ये क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इंग्लिश वाले के लिए कम्यूटेशन और हिंदी वाले के लिए लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा आपका स्वागत है, आपका नाम मुझे याद था, श्रवण बाबू जी सर। चलिए ठीक है। लघुकरण में क्या होता है सर? तो देखिए लघुकरण में क्या होता है, देखिए 2 तरीके का सजा दिया जाता है। इसको पहले समझ लेते हैं तब इसको देखते हैं। सजा जो दिया जाता है इसमें 2 तरह का होते हैं, एक प्रकृति होती है उसकी और एक अवधि होती है उसकी। एक प्रकृति होती है और एक अवधि होती है। अवधि मतलब समय, अवधि मतलब समय, टाइम पीरियड की कितने समय तक क्या मिलेगा, और दूसरा प्रकृति मतलब कि किस तरह का, ठीक है ना, किस तरह का। तो प्रकृति किस तरह का और अवधि कितने समय तक, तो ये सजा है। इस सजा में और साथ ही साथ पेनाल्टी भी होता है, तो वो अलग है। ये इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं, जेल टर्म की बात कर रहे हैं, जो कॉमन टर्म में हम लोग बोलते हैं कि जेल भेज दिया गया उसे। तो देखिए प्रकृति क्या होगा, जेल भेजने की प्रकृति क्या होगी, मतलब उसको जेल में किस तरह से रखा जाएगा, और दूसरा उसकी अवधि क्या होगी, मतलब कि कितने समय तक उसको जेल में रखा जाएगा। और यही है डिफरेंस, अलग अलग जगह पे देखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में अवधि को बिना चेंज किए हुए, अवधि मतलब टाइम पीरियड को बिना चेंज किए हुए, उसके प्रकृति को, सजा की प्रकृति को क्या करते हैं, सजा की प्रकृति को, कारावास की प्रकृति को बदला जाता है। किसको बदला जाता है सर? कारावास की प्रकृति को बदला जाता है। शिल्पी कुमारी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए पहला क्या है, पहला है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन लघुकरण, और लघुकरण कहता है क्या कि सजा की प्रकृति को, किसको? सजा की प्रकृति को बदलना है। किसको बदलना है? सजा की प्रकृति को बदला जाता है। इसमें अलग अलग टॉपिक में अलग अलग तरह का चीज दिया गया है, इसीलिए इसमें 5 तरह की बात की गई है। कम्यूटेशन, लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदलना, सजा की प्रकृति को बदलना। अब कैसे सजा की प्रकृति को बदलेंगे सर? तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को क्या मिला है, मृत्यु दंड मिला है, कैपिटल पनिशमेंट मिला है, मृत्यु दंड मिला है, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है, और उस मृत्यु दंड के कैरेक्टर को बदल के उसको क्या किया जाएगा, 10 साल का, मान ले कि इनको कह दिया जाता है कि इसको क्या मिलेगा, कैपिटल पनिशमेंट 10 साल
साल का नहीं, अवधि को चेंज नहीं करेंगे। कैपिटल पनिशमेंट से क्या मिलेगा इनको, इनको कठोर कारावास कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा, कठोर कारावास, कठोर कारावास। अब देखिए कठोर कारावास अलग होता है, कठोर कारावास में स्ट्रिक्ट रूप से और बहुत हार्श रूप से इसको क्या किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसको कम्यूटेशन में इसको भी और चेंज कर सकते हैं, कठोर कारावास से सिंपल कारावास, कहने मतलब कि जेल में कैदी सब नॉर्मल जैसे रह रहे हैं उसमें उसको रखिए, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट उस पर नहीं होइए, उस पर अलग तरह से कोई विशेष उपबंध लगा के उस पर क्या कीजिए, जुल्म नहीं करिए, ठीक है ना। कठोर कारावास में वो होता है। और नॉर्मल कारावास में आप जो फिल्म सब में देखते होंगे कि जेल में सब लोग आया, सुबह में खाना खाना है, ये करना है, वो करना है, काम करना है, तो ये नॉर्मल कारावास है। तो इसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं, लघुकरण कहते हैं। तो प्रेसिडेंट किसी को कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड मिला है उसको कठोर कारावास में बदल सकती है, और कठोर कारावास के बाद भी अगर चाहे तो उसको कारावास में बदल सकती है। उसी तरीके से अगर किसी को कठोर कारावास में सिर्फ कठोर कारावास मिला है तो क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा या फिर गवर्नर साहब के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको केवल कारावास में बदल दिया जाएगा। तो पहला जो कम्यूटेशन है उसमें क्या होता है, प्रकृति को चेंज किया जाता है। किसको चेंज किया जाता है, याद रखिएगा की टर्म यही है कि कम्यूटेशन या फिर लघुकरण में किसको चेंज करेंगे, प्रकृति, सजा की प्रकृति को चेंज करेंगे, सजा की प्रकृति को चेंज करेंगे। गुड मॉर्निंग सरताज अंसारी आरडब्ल्यूए रॉ विंग से हैं क्या आप, सरताज अंसारी साहब आरडब्ल्यूए। ये हो गया पहला क्या हो गया, कम्यूटेशन। अब चलिए सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर है रिमिशन। क्या है सेकंड नंबर है रिमिशन। याद रखिएगा इसको, रिमिशन का मतलब क्या होता है सर, रिमिशन का मतलब होता है परिहार। क्या होता है, परिहार रखिएगा, हिंदी वाले परिहार और इंग्लिश वाले रिमिशन या फिर परिहार। गुड मॉर्निंग अमीशा पासवान जी, परमजीत कुमार रविदास गुड मॉर्निंग, शिल्पी कुमारी गुड मॉर्निंग, सुष्मिता सिंह गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल जो हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को, कहने का मतलब है कि हम लोग राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों को पढ़ेंगे, उसी को पढ़ रहे हैं। पहले 5-10 जो आप लेट हुए हैं 10-15 मिनट, वो आपको बाद में देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ पार्डन पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब है क्षमादान की 5 तरह से बताया गया है। सबसे पहला कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन जिसको हिंदी में कहते हैं लघुकरण, और इसमें सजा की प्रकृति को बदला जाता है, यही इसका की टर्म है। दूसरा क्या है, रिमिशन है, परिहार है। अब परिहार में क्या कहा जाता है, देखिए पहले वाले में क्या किया जाएगा, सिर्फ प्रकृति को बदला जाएगा, अवधि को नहीं बदला जाएगा। और रिमिशन में क्या है, अवधि को बदला जाएगा और किसको नहीं बदला जाएगा, कैरेक्टर को नहीं बदला जाएगा। कैरेक्टर कहने का मतलब कि प्रकृति को नहीं बदला जाएगा। तो अवधि को, सजा की अवधि को बदलना, अवधि की सजा लिख देते अभी, सजा की अवधि को बदलना सजा की अवधि को बदलना बिना कैरेक्टर को बदले हुए, बिना इसके किसको, प्रकृति को बदले हुए। तो अब देखिए 10 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, 10 साल का कठोर कारावास अगर किसी को मिला है, एग्जाम्पल के लिए कठोर कारावास, तो कारावास का जो कैरेक्टर है उसको नहीं बदलेंगे। कहने का मतलब है कि कठोर कारावास को नहीं बदलेंगे, टाइम पीरियड को बदल सकते हैं। 10 साल से घटा के इसको 5 साल कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट से साहब कहेंगे कि चलिए 5 साल का कठोर कारावास आपको कर देते हैं, कठोर कारावास। तो यही है कि इसको बदलना है, टाइम पीरियड को बदलना है, समय की अवधि को बदलना है, ना कि कैरेक्टर को बदलना है। कोई बात नहीं है, नींद थोड़ा टेट, जब जागो तब सवेरा भाई साहब, जब जागे तब सवेरा। यहाँ क्लास के लिए, जिंदगी के लिए ये कोई समय अवधि फिक्स नहीं है, ठीक है ना। आप किसी भी समय अपने को तैयार करके कुछ भी कर सकते हैं। ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी का यही सबसे खास बात है, हमारे मानव शरीर और हमारे मानव दिमाग का सिर्फ यही खास बात है कि ये किसी भी समय किसी भी चीज को किया जा सकता है। एज जस्ट ए नंबर, टाइम जस्ट ए नंबर, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि बूढ़े से बूढ़े लोग क्या होते हैं, इतने फिट दिखते हैं। अब तो बहुत सारा यूट्यूब पे, बैक वाला थोड़ा फास्ट में बता दीजिए सर, लंबा चल जाएगा। आप एक बार उसको क्लास खत्म होगा तब देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लास खत्म हुई तो ही आप लोग देख सकते हैं पिछला, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग आपको रवि ठाकुर जी। हम लोग क्या बात कर रहे थे
कि एज एक नंबर जो है ना, एज का जो नंबर है ये सब सिर्फ नंबर है या फिर टाइम का। आप अगर जिस समय दृढ़ निश्चय ले लेते हैं उस समय से काम करना शुरू कर देंगे तो आप उस चीज में अव्वल हो सकते हैं। चलिए हम लोगों ने दो टाइप को पढ़ लिया है। पहला किसको, कम्यूटेशन को, लघुकरण को। और लघुकरण में किसको चेंज किया जाता है, कैरेक्टर को चेंज किया जाता है, प्रकृति को चेंज किया जाता है। किसको चेंज किया जाता है सर कम्यूटेशन में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, यही का यही याद हो जाना चाहिए। हाँ जी हाँ, 24 घंटा लाइव होता है, अभी लाइव है, सब टीचर लाइव रहेंगे, आपको लाइव आपको मिलेगा। और साथ ही साथ ये क्लास फिर क्या हो जाएगा, यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ऑफलाइन में भी, सॉरी ऑफलाइन कर रहे हैं कि लाइव के बाद जो क्लास अगर किसी का छूट गया है तो उसको आप देख सकते हैं, सबकी प्ले लिस्ट अवेलेबल है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, कम्यूटेशन लघुकरण, इसमें किसको बदला जाता है, कम्यूटेशन लघुकरण में इसको में क्या बदला जाता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहीं पर याद हो जाना चाहिए, इसके बाद फिर दोबारा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत ना हो। मेरा उद्देश्य है कि इस टॉपिक को यहीं पर याद करा दिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लघुकरण, पहला टाइप का लघुकरण कम्यूटेशन है। कम्यूटेशन में किस चीज को बदला जाता है, सजा के किस चीज को बदला जाता है, बिल्कुल प्रकृति को, श्रवण बाबू प्रकृति को, सही बात है। कैरेक्टर को इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं, प्रकृति को, किसको, प्रकृति को इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर या फिर नेचर, नेचर ऑफ क्या, नेचर ऑफ पनिशमेंट को बदला जाता है, बिल्कुल सरताज अंसारी जी, बिल्कुल प्रकृति को। तो प्रकृति को बदलते हैं किसमें, कम्यूटेशन में। ये सब भी याद रखिएगा, लघुकरण किसमें किसको बदला जाता है ये भी याद रखिएगा, लघुकरण में कैरेक्टर को। दूसरा परिहार, परिहार में किसको, समय की अवधि को, किसको, अवधि को, टाइम पीरियड को। परिहार में समय की अवधि को बिना कैरेक्टर को छेड़छाड़ किए हुए। सेकंड क्या है, पीयूष मेरा मैसेज जा रहा है सर, हाँ जा रहा है, आया तो है आपका मैसेज। आप कुछ और भी पूछना चाहते थे क्या, फिर से पूछ लीजिए, ऊपर चला गया होगा, कहाँ खोजेंगे आपके कमेंट को। रोजी कुमारी जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रकृति को। और दूसरा क्या है, रिमिशन, परिहार, परिहार में किसको बदलते हैं, अवधि को बदलते हैं। परिहार में किसको बदलते हैं, अवधि को बदलते हैं। 1 to 5 के लिए भी चालू किया गया है, सब चीज के लिए चालू किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ऑफिसर्स एकेडमी आपके साथ है, आपकी सफलता के लिए ऑफिसर्स एकेडमी ने प्रण ले रखा है, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस समय का इंतजार करना है और उस समय में आपको सब चीज मुहैया करा दिया जाएगा। सेकंड, बहुत अच्छा, टाइम, समय की अवधि को, बहुत अच्छा, परिहार में समय की अवधि को, कम्यूटेशन और रिमिशन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, किस पर चलते हैं, थर्ड पॉइंट पर, तीसरे टाइप पर। तीसरा टाइप कौन सा है, तो तीसरा टाइप है विराम, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिस्पाइट। क्या कहते हैं सर, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिस्पाइट, हिंदी में कहते हैं विराम। याद रखिएगा, पहला कौन था, पहला कम्यूटेशन लघुकरण, दूसरा कौन था, दूसरा रिमिशन परिहार, और तीसरा कौन है, तीसरा रिस्पाइट है, विराम है, विराम है। ये थोड़ा सा यूनिक है सर, इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा यूनिक है, विराम जो है, बिल्कुल। मैसेज पहुंच गया, अच्छा चलिए कोई नहीं, मेस पहुंच गया, चलिए कोई नहीं, अवधि, ठीक है परमजीत कुमार जी, अवधि, अवधि, चलिए ठीक है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और तीसरा पॉइंट कहता है विराम, सबभव को, श्रवण बाबू सबभव, सबभव को, सॉरी नहीं समझ में आ रहा आप क्या शब्द का प्रयोग किए हैं। ग्लोरियस मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ग्लोरियस मॉर्निंग आप सभी को। चलिए एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, बहुत ही अच्छे एडजेक्टिव शब्द का यूज किया है इन्होंने, ग्लोरियस मॉर्निंग सर। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सभी को ग्लोरियस मॉर्निंग और ग्लोरियस फ्यूचर, ग्लोरियस फ्यूचर की कामना के साथ हम लोग इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहे हैं रिस्पाइट या फिर विराम, ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, इसमें सजा को कम कर दिया जाएगा, सजा को कम कर दिया जाएगा, कहने का मतलब है इसमें ये नहीं बताया गया कि अवधि को कम करेगा या कैरेक्टर को कम करेगा। तो कहने का मतलब है ये एम्बिगुअस है, ये क्लियर नहीं है, तो इसमें दोनों चेंज हो सकते हैं, समय भी और कैरेक्टर भी। लेकिन ये जो समय और कैरेक्टर चेंज होने की बात की जा रही है, सजा को जो कम करने की बात की जा रही है, वो स्पेशल केस में सजा को कम करना है, को कम करना है, कम करना है। अब किस केस में, स्पेशल केस में। स्पेशल केस में मतलब कि कैसा, किस तरह की परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में, किस परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में, विशेष स्पेशल
विशेष परिस्थितियों में ये विशेष परिस्थिति किस तरह से आएंगे साहब? तो देखिए, कोई व्यक्ति अगर बीमार है या फिर वो किसी तरीके के बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में बीमारी से जूझ रहा है, कोई बहुत बड़ा बीमारी है उसके साथ, जानलेवा बीमारी है या फिर ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होगा कि उसको जेल में रखने पर उसके लाइफ को खतरा है, मतलब कि वह अगर मेडिकेशन के अंदर नहीं रहा, डॉक्टर्स के कंसल्ट में नहीं रहा, तो उसको दिक्कतें होंगी, उसके लाइफ के साथ खतरा है, ठीक है ना। तो ये क्लास कहां से चल रहा है? फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर से चल रहा है सर। सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने शुरू किया है इस क्लास को, इंडियन पॉलिटी के इस क्लास को जो आप अभी जुड़े हुए हैं, इस क्लास को पहले चैप्टर से किया जा रहा है और आखिरी चैप्टर तक किया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए सिलेबस में है, ठीक है। अब देखिए, पहला तो ये बीमारी, दूसरा शारीरिक अपंगता, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकली क्या कहते हैं उसको, फिजिकली शारीरिक अपंगता। अब इसके लिए एक नया टर्म यूज किया गया, डिफरेंटली एबल्ड। अब इसको सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, यहां पर याद रखिएगा, डिफरेंटली एबल्ड नाम से अब इसको यूज किया जाता है। पहले इसको कुछ और नाम से यूज किया जाता था, अब इसको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डिफरेंटली एबल्ड शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा, समाज में उनको क्या किया जाएगा, बहिष्कार नहीं किया जाएगा और समाज में उसके ऊपर मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फिजिकली क्या हो जाएंगे, फिजिकल रूप से किसी भी तरीके से अपंग है, ठीक है ना, उनको क्या किया जाएगा, अब उसको अपंगता के, ये पुराना शब्द है, जब पहले हम लोग पढ़ते थे तब वहां पर इस टर्म का यूज किया गया था, शारीरिक अपंगता का। अब इसको किस तरह से यूज करेंगे, इसको डिफरेंटली एबल्ड के नाम से जानेंगे, इस शब्द से प्रयोग करेंगे, डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है ना। फिजिकली हैंडीकैप जो हम लोग पहले बोलते थे, फिजिकली हैंडीकैप, शारीरिक अपंगता जिसको बोलते थे, फिजिकली हैंडीकैप कहते थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है, वर्ड को चेंज कर दिया है। वर्ड को चेंज करने से क्या होता है, कैरेक्टर चेंज हो जाता है, उससे उसका क्या होगा, मैसेज चेंज हो जाता है। कहने का मतलब देखिए, डिफरेंटली मतलब विभिन्न रूप से सक्षम, विभिन्न रूप से सक्षम, कहने का मतलब है कि नॉर्मली वो सक्षम जो व्यक्ति है उससे थोड़ा सा अलग रूप से सक्षम है, ठीक है ना। तो डिफरेंटली एबल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी याद रखते हैं हम लोग पॉलिटी में, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बना करते हैं। तो ये क्या है कि विशेष परिस्थिति में शारीरिक अपंगता। देखिए, किसी केस में अगर कोई महिला है वो गर्भावस्था में है, किस अवस्था में है, गर्भावस्था में है, प्रेगनेंसी में है, और उनको क्या चाहिए, प्रेगनेंसी में तो आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है, प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन, प्रॉपर डॉक्टर का गाइडेंस होता है, ठीक है ना। फिर अगर प्रेगनेंसी में है तो उसके डिलीवरी के लिए समय पर डिलीवरी हो, समय पर उसको डॉक्टर के पास पहुंचना पड़े, तो उस केस में सजा को कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में होगा, प्रेगनेंसी वाले केस में भी होगा। ये अलग अलग तरह से है और अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से क्या हो जाएगा, परिस्थिति को देख के उस पर सजा को मुकद्दर किया जाएगा। लेकिन इसके सजा को कम करने के लिए उसके कंडीशन को देखना होगा कि क्या वो कंडीशन, क्या वो परिस्थिति क्या है, वो अलग है, विशेष है या नहीं है, नॉर्मल की नहीं, कि किसी को हाथ कट गया, पैर टूट गया, मुंह में चोट लग गया लड़ाई झगड़ा में, ठीक है ना, मियाँ बीवी में लड़ाई हो गया हो और मुंह में चोट लग गया हो, इस तरह के केस में नहीं, ठीक है ना। विशेष परिस्थिति कहने का मतलब है कि विशेष होना चाहिए, वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, नॉर्मल से अलग होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सुब्लता कुमारी जी, गुड मॉर्निंग। ये तीसरा था विराम, रिस्पाइट, इसमें सजा को कम कर दिया जाता है विशेष परिस्थिति में, ये इसका की टर्म है कि विशेष परिस्थिति में। ये तीसरा था रिस्पाइट। अब चौथे की तरफ चलते हैं, चौथा कौन सा है, चौथे की तरफ चलते हैं, और चौथा है, चौथा को क्या कहेंगे, चौथा को कहते हैं रिप्राइव, परिलंबन, रिप्रीव या फिर रिप्राइव, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, रिप्रीव ही भी ज्यादातर बोला जाता है, और इसको कहते हैं प्रविलंबन, 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 ठीक है। रिप्रीव, इसको याद रखिएगा, यही बच्चा भूल जाता है बार बार, प्रविलंबन, रिप्रीव, ठीक है ना। इसको, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ समय तक क्या किया जाता है, सजा को टाल दिया जाता है, कुछ समय तक कुछ समय तक सजा को टाल दिया जाता है। ये क्या हुआ सर, टाल देने का मतलब क्या हुआ सर, देखिए
ये इस कंडीशन में यूज किया जाता है। इसके लिए समझ लीजिए किस कंडीशन में यूज किया जाता है। प्रविलंबन रिप्रीव जिसको कहते हैं, इसको कुछ समय के लिए सजा को टाल दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? देखिए जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट लगा हुआ है, कहने का मतलब है उसको मृत्यु दंड मिली हुई है, और वो क्या चाहता है, अपना अर्जी देना चाहता था प्रेसिडेंट को, लेकिन किसी भी कारणवश से क्या हुआ कि वो अर्जी एक्सेप्ट नहीं हुई है, और उसको वो फिर से रीपिटिशन डालना चाहता है, फिर से उसको डालना चाहता है, ठीक है। तो उसको समय चाहिए, उसको क्या चाहिए? समय चाहिए, और उसका नजदीक आ गया है, कैपिटल पनिशमेंट का समय नजदीक आ गया है, और वो दोबारा डालना चाहता है, तो रिप्रीव किया जाएगा। ये वाला ऑप्शन यूज किया जाएगा, कुछ समय तक टाल दिया जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट साहब चेक करेंगे कि क्या उसके इस बात को माना जाए या नहीं माना जाए। कहने का मतलब है उसने जो याचिका डाली है, उसने जो क्षमा याचना का प्रार्थना किया है, ये जो पार्डनिंग के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। ये देखिए, रिप्रीव करके उसको रोक देना। अगर मान ले कि वो डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना है, समय आ गया है एग्जीक्यूट करने का, तो उसको रोक देना, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या उसको लागू किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर लागू करना होगा तो क्या करेंगे, रिप्रीव हटा देंगे, कहेंगे कि चलिए सर आपका समय खत्म हो गया, अब आपको क्या होगा, आपको एग्जीक्यूट किया जाएगा, आपके कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपकी मृत्यु दंड की जो बात थी वो क्या की गई है, उसको टाल दिया गया है, आपके क्षमा याचना को टाल दिया गया है। अब आपको क्या किया जाएगा, आपके क्षमा याचना को टालने के बाद जो कार्य है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये रिप्रीव है, प्रविलंबन है, जिसमें क्या कहा जाता है कि कुछ समय तक सजा को टाल देना, ठीक है ना। इवन सिर्फ सजा को टाल के केवल उसको पार्डनिंग भी नहीं, उसको क्या कर सकते हैं, प्रविलंबन में एक काम और कर सकते हैं कि जब कैपिटल पनिशमेंट को क्या करते हैं, सबसे पहला वाला टर्म क्या पढ़े थे, लघुकरण। सबसे पहला टर्म क्या पढ़े थे, लघुकरण। उसमें क्या होता है, सजा के कैरेक्टर को बदलना। तो कैरेक्टर भी बदला जा सकता है। अगर इसको यूज करके प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, सजा के कैरेक्टर को बदलते हैं। चलिए, आपके कैपिटल पनिशमेंट को रोक के क्या कर देते हैं, कठोर कारावास में डाल देते हैं, तो उसको कठोर कारावास में डाल दिया जाएगा। चलिए, श्रुति वर्मा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ये 4 हो गए हैं। कौन कौन सा हो गया, सबसे पहला बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा मुझे कि सबसे पहला बताइए। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, कमेंट बॉक्स नहीं आ रहा सब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कोमल कुमारी जी। मैं पूछ रहा हूं कि हम लोग ने अब तक 4 टाइप्स के पार्डनिंग पावर पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के। सबसे पहले नंबर का पार्डनिंग पावर हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्यों आप लोग कमेंट नहीं दे रहे हैं, भूल गए हैं क्या इतनी जल्दी। सबसे पहले हम लोगों ने कम्यूटेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने कम्यूटेशन पढ़ा है, भूल गए हैं लगता है आप। चलिए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कम्यूटेशन, लघुकरण पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, रिमिशन, परिहार पढ़ा। तीसरा रिमिशन परिहार पढ़ा। दूसरा रिमिशन परिहार पढ़ा। तीसरा रिस्पाइट विराम पढ़ा। चौथा रिप्रीव प्रविलंबन पढ़ा। और पांचवा है उसको पार्डन ही कहते हैं, क्षमादान ही कहते हैं। पचमा को क्षमादान या फिर पार्डन कहते हैं, PARDON, पार्डन, क्षमा। ये क्षमा है, ये असली वाला क्षमा है। और इस क्षमा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। इसमें बताया गया है ना कि जो दोष सिद्धि की गई है उसको भी हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है उस पर जो दोष लगा हुआ है, जिस तरह का अपराध की बात की गई है, उस अपराध को अपराधी माना गया है जिस मैटर में, उसके मैटर से उस अपराध को ही खत्म कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है उस व्यक्ति को उस अपराध से ही मुक्त कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसकी सजा भी क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। तो यहाँ 2 केस है। पहला कौन सा केस है कि इसके क्या हो जाएगा, सजा को खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा इसके सजा को खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा क्या, इसके जो अपराध है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो यही है क्षमादान। क्षमा जो लास्ट है इसमें लिख सकते हैं ये कि पूर्णता माफ कर देना। पूर्णता माफ कर देना मतलब पूर्ण रूप से माफ कर देना, दोनों चीज माफ कर देना। सजा जो उसका अवधि है, टाइम पीरियड है वो भी, और उसका कैरेक्टर है वो भी। कहने का मतलब उसको सेट फ्री कर देना। थर्ड जो पार्डन है, इसमें कह सकते हैं कि द मैन विल बी सेट फ्री बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज पार्डनिंग पावर। कहने का मतलब है कि अगर वो अपराधी है तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा। उसको अगर कोई व्यक्ति अपराधी कहता है तो वो गलत होगा, वो अपराधी उस समय से नहीं होगा। यही 5 शक्तियां हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। यही 5 तरह का क्या है, पार्डनिंग पावर दिया गया है। किस किस को दिया गया है, सबको दिया गया है, याद रखिएगा। सबको, किसको किसको, दोनों व्यक्ति को। कौन कौन दोनों को, प्रेसिडेंट साहब को और गवर्नर साहब को, दोनों साहब को क्या मिला है, पार्डनिंग पावर मिला है, क्षमादान की शक्तियां मिली है। इसको याद रखिएगा। पार्डन पावर जो है वो किनको मिला है, प्रेसिडेंट साहब को मिला है और गवर्नर साहब को मिला है, इन दोनों को मिला है।
चलिए आप लोग मुझे अब कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोगों को किसी भी वाले पांचों में से किसी में भी कोई दिक्कत है तो उसको फिर से बता देता हूं, नहीं तो इस चैप्टर को यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। इस चैप्टर को यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। अगर किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत है या इसके कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो हम लोग ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रेसिडेंट चैप्टर खत्म हो गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर प्रेसिडेंट चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ? हम लोग चलेंगे उपराष्ट्रपति के तरफ, वाइस प्रेसिडेंट की तरफ। यहाँ पर प्रेसिडेंट चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसी को किसी तरह की दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, समझने में कोई दिक्कत तो वो बताइए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। प्रेसिडेंट चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। लगभग सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, सारे प्रोविजंस, सारे आर्टिकल्स से रिलेटेड सारी चीजें हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर खत्म कर ली है, पढ़ लिया है। चलिए आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आ रहा, लगता है कि जो आप लोग फ्री है, मतलब कि आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं एक बात दोहरा देता हूं, इसको याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के पास जो पार्डन पावर है, क्षमादान की जो शक्तियां है, वो कोर्ट मार्शल के लिए है। सैन्य न्यायालय के द्वारा जो सजा मिला है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है। जो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, जो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि सैन्य न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, सजा दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको याद रखिएगा। दूसरा, सैन्य न्यायालय के द्वारा जो सजा दिया गया है, पर केवल और केवल किसका अधिकार है? प्रेसिडेंट साहब का अधिकार है। किसका अधिकार है? प्रेसिडेंट साहब का अधिकार है। धीरज कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए उसके बाद मृत्युदंड। मृत्युदंड संघीय व्यवस्था, संघीय विधि के अनुसार या फिर राज्य विधि के अनुसार, दोनों में से किसी भी विधि के अनुसार दिया जाएगा। तो उसको याद रखिएगा कि उसमें किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। यहाँ हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। क्या है नाम? वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। हम लोग आज यहाँ पर इसको शुरू कर देते हैं और आगे कल के क्लास में इसको करेंगे। आज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, अभी हमारे पास समय है। वाइस प्रेसिडेंट उप राष्ट्रपति। अब चलिए उपराष्ट्रपति की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, क्या उपबंध किए गए हैं, क्या व्यवस्था दी गई है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके आर्टिकल्स को ही देखते हैं कि किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। आप लेट से जुड़ी है, कोई बात नहीं है, क्लास आपके लिए अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर फिर से आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटा क्लास होने वाला है। तो अब उसको पूरे के पूरे को वापस बताना सॉरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, क्लास आपके लिए अवेलेबल रहेगी। क्लास के बाद भी, लाइव क्लास के बाद भी ये क्लास अवेलेबल रहती है। आप लोग के पास प्लेलिस्ट है नहीं होगा तो हम लोग कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट भिजवा देंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक भिजवा देंगे। वहां क्लिक करके आज का ही नहीं, पिछले कितने भी क्लास को आपने अगर मिस किया है तो उसके सेशंस को आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने शुरू से देखिएगा तो पता चलेगा कि चैप्टर वाइज जो क्लास लिया गया है, चैप्टर वाइज सारे क्लास लिए गए हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपको वो मुहैया करा दिया जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू, टेंशन नहीं लीजिए। द ऑफिसर्स एकेडमी के लिए ये सब बहुत छोटी बात है, ये प्लेलिस्ट वगैरह बनाना और ये सब काम करना, ठीक है ना। आपके लिए जब रात दिन क्लास लिया जा रहा है तो प्लेलिस्ट क्या छोटी बात नहीं होगी। और हाँ, क्लास ये अवेलेबल रहेगा। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि जैसे ही लाइव क्लास हुआ वो खत्म हो जाएगा, नहीं, यूट्यूब पर वो क्लास अवेलेबल है आपके पास, आप किसी भी समय उसको देख सकते हैं।
चलिए हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की तरफ चलते हैं, उपराष्ट्रपति की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या उपराष्ट्रपति को संविधान में जगह दिया गया है। तो हाँ दिया गया है। कहां दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 63 में दिया गया है। सर कहां दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 63 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 63 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 63 आर्टिकल नंबर 63। रविकांत कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। हम लोग प्रेसिडेंट के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और ये शुरुआत कहता है कि आर्टिकल नंबर 63 से कह रहे हैं। कहता है अनुच्छेद 63 कहता है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट। कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा। और यहाँ एक बात जानने के लिए है जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज है, स्रोत, कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्स है, साइलेंट बॉय गुड मॉर्निंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्स रहे हैं, स्रोत रहे हैं, उन स्रोतों में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को कहां से लिया गया है? तो यूएस से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसको याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है। और बिल्कुल सिमिलर उसी लाइन पर, जिस लाइन पर वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं, उसी लाइन पर कौन है? उसी लाइन पर इंडिया के भी वाइस प्रेसिडेंट है। अमेरिका और इंडिया के दोनों के वाइस प्रेसिडेंट का लगभग सिमिलर है, बस एक डिफरेंस है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले गुड मॉर्निंग सर, अच्छा सो स्वीट, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो अमेरिका के लाइन पर लिया गया है, अमेरिका के संदर्भ से लिया गया है, और इंडिया में भी उनका संदर्भ लिया गया है, इसीलिए अमेरिका से। लेकिन एक चीज का डिफरेंस है, उसको याद रखिएगा, यहीं पर मैं बता देता हूं। अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट का पद धारण कर सकता है। अमेरिका का पद प्रेसिडेंट का, किसका? यूएसए के प्रेसिडेंट का, पी का पद धारण कर सकता है। कैसे कर सकता है सर? किसी केस में पद धारण कर सकता है। कहने का मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट, जब भी प्रेसिडेंट एब्सेंट होगा तो प्रेसिडेंट का पोस्ट एक्वायर कर लेगा, और जिस समय वो पोस्ट एक्वायर करेगा उस समय ही नहीं, उस समय से लेकर जितना अवधि तक बचा हुआ है प्रेसिडेंट का कार्यकाल, उस अवधि तक वो क्या होगा? ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वो वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएंगे? प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और नेक्स्ट चुनाव के बाद इनको हटाया जाएगा। कहां के? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने के बाद, उनको जब नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसके बाद उसको हटाया जा सकता है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में देखिए क्या है, इंडिया के केस में कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। कहने का मतलब है कि कार्यकारी रूप से प्रेसिडेंट होंगे, और जो ही उनका किसी भी समय में प्रेसिडेंट का क्या किया जाएगा? हटेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट का कार्य कर रहे होंगे तो सिर्फ क्या होंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। और क्या किया जाएगा? निर्वाचन किया जाएगा, प्रेसिडेंट का निर्वाचन किया जाएगा, और नया प्रेसिडेंट आएगा। कौन आएगा? नया प्रेसिडेंट आएगा तो ये अपना पोस्ट छोड़ देंगे। ये जो नया पोस्ट आने पर वाइस प्रेसिडेंट अपना पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, और फिर से वो कहां पहुंच जाएंगे? फिर से वो अपना वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है ना, बिना इलेक्शन किए हुए। जैसे ही उनका सीट खाली होगा, सीट वैकेंट होगा, वो बन सकते हैं। लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया में वो केवल पदभार संभालेंगे, ठीक है ना। पद धारण करना और पदभार संभालना दोनों अलग अलग है। अमेरिका में पद धारण कर लेंगे, वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और जब तक प्रेसिडेंट का कार्यकाल है तब तक कार्य करेंगे। लेकिन इंडिया में क्या करेंगे? वो प्रेसिडेंट के कार्य को करेंगे एज ए प्रेसिडेंट, नॉट ही विल एज ए प्रेसिडेंट। और जैसे ही नया प्रेसिडेंट आएगा वो अपने फिर से वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आ जाएंगे। यहीं पर एक बात और जान लीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो बहुत खास पोस्ट इसलिए नहीं है कि वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो इसलिए है कि उनका वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कोई खास कार्य नहीं है। वह क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं, जब वो एब्सेंट होते हैं या फिर किसी कारणवश उनका पोस्ट खाली होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या होंगे? वह एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कार्य करते हैं।
जबकि वाइस प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को सेकंड इन रैंक या फिर सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर सेकंड इन रैंक आफ्टर प्रेसिडेंट कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बावजूद इनका जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसका कोई महत्व रोल नहीं है। तो फिर क्यों इंपॉर्टेंट है साहब ये पोस्ट, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यही जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होंगे, वो राज्यसभा के क्या होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पदेन सभापति याद रखिएगा, पदेन सभापति, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एक्सो ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्सो ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आने के बाद वो जब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि इनका मेन रोल यही पर कार्य करता है कि वो राज्यसभा को क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं, उनको सुचारू रूप से चलाते हैं, राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसके बारे में भी व्याख्या दी गई है, क्या दिया गया है कि राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो कौन बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्ट बनेंगे। हम लोग सभापति को चुनते नहीं हैं, राज्यसभा के सभापति को चुना नहीं जाता है, वो खुद जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उस सीट को धारण कर लेते हैं। तो यही बात है, पदेन सभापति होता है। वेरी गुड वेरी गुड, ये टर्म बहुत कम लोगों को पता होता है, सिर्फ लोग सभापति चेयरपर्सन बोलते हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल टर्म या फिर उसका एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म क्या है, पदेन सभापति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है ना। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका सैलरी भी वगैरह भी यहीं से मिलता है। उनको सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं मिलता है, उनको सैलरी मिलता है पदेन सभापति के रूप में, या फिर जब वो प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हो, जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो। एक्टिंग प्रेसिडेंट कहने का मतलब कि उनका पदभार संभाल रहे हो, जब भी उसका पदभार संभाल रहे हो। देखिए प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होगा, सीट खाली होगा किसी भी कारणवश से, तो जब वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुने जाएंगे, बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उनको फिर से शपथ लेना होगा, और उसके बाद वो क्या कहलाएंगे, राष्ट्रपति कहलाएंगे। उस अवधि से राष्ट्रपति कहलाएंगे, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो क्या कार्यभार होगा, वो कार्यभार उतना ही दिन का होगा जितना दिन तक नए राष्ट्रपति या फिर वही राष्ट्रपति वापस नहीं आ जाते हैं अपने पोस्ट को संभालने के लिए। और जितना दिन वो राष्ट्रपति के एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे, राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेंगे, तो उतना दिन का सैलरी उनको किसके तरफ मिलेगा, प्रेसिडेंट के सैलरी के बराबर मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो अंदीना कहां मिलेगा, ये राज्यसभा के पदेन सभापति के अनुसार उनको सैलरी यहां पर मिलेगा। ये आर्टिकल नंबर 63 के बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर्स पॉइंट्स जानना आप लोगों को बिल्कुल जरूरी है। ये तो क्वेश्चन भी पूछता है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन है, या फिर राज्यसभा के सभापति कौन है, या फिर राज्यसभा के पदेन सभापति किनको कहा जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ये याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है, इसको इल्डर्स हाउस कहा जाता है, क्या कहता है, बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग ने पार्लियामेंट में पढ़ लिया है। अब चलिए अनुच्छेद 63 के बाद अनुच्छेद नंबर 64 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 64 की तरफ। और अनुच्छेद नंबर 64 क्या कहता है कि यही जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि उपराष्ट्रपति ही क्या होंगे, अच्छा मीठा रब कर दिए, यही जो बात थी, ये जो राज्यसभा पदेन सभापति होते हैं, ये कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 64 यही है, इसी को याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 63 के बाद जो अनुच्छेद नंबर 64 है, ये यही बताता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं भाई साहब, तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, इसको याद रखिएगा। यही है आर्टिकल नंबर 64, 64 नंबर आर्टिकल यही बताता है। हाँ, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए, पद के लिए कोई सैलरी नहीं होता है। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में सैलरी होता है, या फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब कि जब वह कार्यभार संभालेंगे, किसका, प्रेसिडेंट साहब का, राष्ट्रपति साहब का कार्यभार संभालेंगे, तब उनका सैलरी उनके रूप में मिलता है। चलिए आर्टिकल नंबर 64 भी हो गया।
एक मिनट मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। आप लोग भी अगर पानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं along with me, मेरे साथ। वोट सूख रहा है। चलिए चीयर्स आप लोगों को भी, अगर आप लोग भी मेरे साथ पानी पी रहे हैं तो चीयर्स फॉर द गुड लाइफ, फॉर द गुड फ्यूचर। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल नंबर 64 हो गया। आर्टिकल नंबर 65 की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 65 की तरफ चलते हैं। इसके बारे में भी अभी हम लोगों ने पढ़ा। देखिए उपराष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति अगर सभापति नहीं, सभापति है फिर भी जब भी वो सीट खाली होगा, किसका सीट खाली होगा, प्रेसिडेंट साहब का सीट खाली होगा, जब भी प्रेसिडेंट साहब का सीट खाली होगा तब क्या किया जाएगा, उनके सीट पर कौन आएंगे, उनके अनुपस्थिति में, उनके एब्सेंटिज्म में कौन आएगा, ये जो इनका जो पदेन सभापति है ये अपना पोस्ट छोड़ देंगे, ये अपना पोस्ट छोड़ के वापस आ जाएंगे कहां, प्रेसिडेंट हाउस आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगे, और प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट हाउस आके क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, और शपथ ग्रहण करके क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करके क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालेंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 65 है। आर्टिकल नंबर 65 क्या है कि राज्य उपराष्ट्रपति ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं उनके एब्सेंट होने पर, उनकी अनुपस्थिति में। तो यही है आर्टिकल नंबर 65। हम तो सो के देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, सोते हुए भी देख सकते हैं। यही तो फायदा है, यही तो लग्जरी है आप लोगों का, जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है लॉकडाउन के बाद, कि आप लोग सोते उठते किसी भी समय देख सकते हैं, किसी भी पोजीशन में। लेकिन वही जब क्लासरूम में होते हैं हम लोग तो कैसे होना पड़ता है, स्ट्रिक्टली बैठना पड़ता है। कोमल कुमारी जी लिख रही है आर्टिकल नंबर 64। क्या आर्टिकल नंबर 64 नहीं समझ में आया? मुझे लगता है कि वो समझ में आ गया होगा, इतनी बार और इतने क्लियर रूप से मैंने लिख भी दिया है इसको। आर्टिकल नंबर 65 में क्या लिखेंगे, आर्टिकल नंबर 65 में लिखेंगे कि उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेंगे। किसके कार्यभार को संभालेंगे, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को संभालेंगे, उनके कार्यभार को संभालेंगे। ठीक है ना, किसके अनुपस्थिति में, प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति में। और उस समय वो क्या करेंगे, अपना ये जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है उनके पोस्ट को छोड़ देंगे और क्या करेंगे, प्रेसिडेंट हाउस चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, प्रेसिडेंट हाउस चले जाएंगे। और मैंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति, अगर उपराष्ट्रपति एब्सेंट है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो जो अगला आदमी जो उनका कार्यभार संभालेगा तो वो भी क्या करेगा, प्रेसिडेंट का ओथ लेगा। शपथ लेना अति आवश्यक है। जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के कार्यभार भी संभालेंगे वो प्रेसिडेंट का क्या किया जाएगा, पोस्ट पर जाने से पहले वो ओथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। और उनको उनके सारे जो फीचर्स है, सारे जो उनके व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हाउस को यूज करना, उनके पावर एंड फंक्शन को यूज करना, सब कुछ बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह यूज करेंगे। लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। इस टर्म को याद रखिएगा। उनको क्या कहा जाता है, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट कहा जाता है, ना कि प्रेसिडेंट कहा जाता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट कहा जाता है। वही यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जैसे ही प्रेसिडेंट का कार्यालय खाली होता है, प्रेसिडेंट का कार्यालय यूएसए में जैसे ही खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट को एक्वायर कर लेते हैं। कौन, वाइस प्रेसिडेंट उस पोस्ट को एक्वायर कर लेते हैं। और ये क्या होते हैं, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ना होकर प्योरली प्रेसिडेंट कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, उस समय से लेके जब तक उनका कार्यकाल खाली होता है तब तक वो क्या करते हैं, उस पोस्ट को एक्वायर करके प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में नहीं। यही दोनों मेन डिफरेंस है यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट में और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट में। तो आर्टिकल नंबर 63, 64 और 65 आपके सामने है। चलिए, थैंक यू आपको धन्यवाद देने के लिए। लेकिन धन्यवाद से ज्यादा आप लोग का प्यार समर्थन चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, जो हम लोगों को क्या करेगा, मोटिवेटेड रखेगा, हम लोग को मोरल बूस्ट रखेगा ये क्लास को आगे
कैरी करने के लिए। बिल्कुल, सुप्रभात गुरुवर, सुप्रभात, आपको भी सुप्रभात। प्रेसिडेंट की पूरी शक्ति प्रयोग करता है, हाँ बिल्कुल पूरी शक्ति प्रयोग करता है, और साथ ही साथ उसका सैलरी और अलाउंसमेंट्स भी किसके तरफ मिलता है, प्रेसिडेंट की तरफ मिलता है। जितने दिन वो कार्य करेंगे प्रेसिडेंट के, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, उतने दिन का उनका सैलरी किनके बेसिस पे बनेगा, प्रेसिडेंट साहब के बेसिस पे बनेगा। प्रेसिडेंट हाउस वो यूज करेंगे, प्रेसिडेंट की गाड़ी वो यूज करेंगे, प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी वो यूज करेंगे, ठीक है ना। उतने दिन तक उनका मजा ही मजा है, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सिर्फ मजा नहीं है, इसको भी याद रखेंगे। ये हो गया आर्टिकल नंबर 65। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल नंबर 65 के बाद आर्टिकल नंबर 66 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 66 क्या कहता है, अनुच्छेद 66 क्या कहता है, 63, 64 और 65 के बाद 66 आ गया। 66 कहता है, जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा है, उसी तरीके से हम लोग क्या जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी इनडायरेक्ट होता है। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन की बात की गई है, निर्वाचन की बात की गई है, याद रखिएगा किसकी बात की गई है, निर्वाचन की बात की गई है। और निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। किस तरह से होता है, अप्रत्यक्ष होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रेसिडेंट में क्या देखा, प्रेसिडेंट में देखा कि उनके लिए निर्वाचन मंडल बनाया जाता है और उसमें अलग अलग लोग जोड़े जाते हैं। लेकिन इसमें निर्वाचन मंडल नहीं बनता है, लेकिन इसमें जो वोटिंग करते हैं वो दो लोग करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा। हाँ, प्रेसिडेंट एब्सेंट रहने पर उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालेंगे, पद को संभालेंगे, पदभार संभालेंगे, उनके पद धारण नहीं करेंगे, पद धारण करना अलग हो जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 66 है, जिसमें इलेक्शन की बात की गई है। क्या चीज की बात की गई है, इलेक्शन की बात की गई है, निर्वाचन की बात की गई है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। उसके बाद क्या करेगा, आर्टिकल नंबर 66 के बाद आर्टिकल नंबर 67 अनुच्छेद 67 क्या कहता है, तो इनका कार्यालय की बात करता है कि कितने साल का कार्यालय होगा। उपराष्ट्रपति का पद का, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यालय, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यालय कितने साल का इसका टर्म होगा, टर्म ऑफ ऑफिस का कार्यालय, टर्म ऑफ ऑफिस के पद का कार्यालय। अवधि, कितना अवधि होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस कितने होते हैं। इसको इंग्लिश में लिखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल का होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए होमवर्क है, इसको पढ़ के आइएगा। आर्टिकल नंबर 67 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल या फिर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि, टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल का होता है। परमजीत दास कुमार जी ने इनका आंसर दिया। और कोई बच्चा जो इसका आंसर देना चाहता हो, बहुत अच्छा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, इसको याद रखिएगा कि ये जो है, जैसे कि हम लोगों ने प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा था, निर्वाचन मंडल पढ़ा था, और उसमें कौन कौन से लोग थे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसको क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता था प्रेसिडेंट के लिए, जिसको क्या कहा जाता था, निर्वाचन मंडल कहा जाता था। वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के बारे में कहा गया है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के बारे में कहा गया है, और किसी चीज के बारे में नहीं कहा गया है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और जो ऑफिस है वो कितने साल का है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति का कोई पद संभालने की जरूरत नहीं है। वो जब वाइस एक्सो ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति जो रहेंगे उनके पोस्ट को वो छोड़ेंगे, ठीक है ना। राज्यसभा के सभापति का जो पोस्ट है वो छोड़ के वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट का पोस्ट एक्वायर करने आएंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति या फिर सभापति। और जब सभापति नहीं रहता है तो कौन करता है, डिप्टी सभापति, डिप्टी चेयरमैन करता है, उप सभापति करते हैं, उप सभापति करेगा। ये एब्सेंट होगा तो कौन करेगा, उप सभापति करेगा साहब। यही तो आपको पता ही होगा, हम लोगों ने इसमें पढ़ाई है। स्पीकर नहीं रहेगा तो डिप्टी स्पीकर, और चेयरपर्सन, राज्य लोकसभा में स्पीकर नहीं रहेगा तो डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में चेयरपर्सन नहीं रहेगा तो वाइस चेयरपर्सन, सभापति नहीं रहेंगे तो उप सभापति, ठीक है ना। 5 साल सही जवाब है, आप सभी लोगों ने इसका जवाब दिया। टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल, बहुत अच्छा। ये हो गया आर्टिकल नंबर 67। अब चलिए
ये आर्टिकल 67 तक हो गया। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 69 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल नंबर 69 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको लेके क्वेश्चन बताना पड़ेगा। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के लिए शपथ है। उपराष्ट्रपति के लिए शपथ ग्रहण की बात करता है। उपराष्ट्रपति के लिए के शपथ की बात करता है, शपथ ग्रहण की बात करता है। किसकी बात करता है, ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है, शपथ ग्रहण करने की बात करता है। ओथ एंड अफर्मेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ओथ एंड अफर्मेशन। अब बताइए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आर्टिकल नंबर 69 में, आर्टिकल नंबर 69 में जो वाइस प्रेसिडेंट का ओथ लेने की बात है, तो इसको ओथ दिलाता कौन है। क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर्स द बोथ ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है क्वेश्चन हिंदी में कि किसके द्वारा उपराष्ट्रपति का शपथ धारण कराया जाता है, शपथ धारण कराया जाता है। ऑप्शंस नहीं दूंगा मैं, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। राष्ट्रपति दिलाता है, परमजीत कुमार रविदास जी ने लिखा है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। और कोई, एनीबॉडी एल्स? आप लोग इतने लोग क्लास को देख रहे हैं, एनीबॉडी एल्स? बहुत अच्छा। हरीश कुमार जी ने राष्ट्रपति कहा है, गौरव कुमार ने राष्ट्रपति कहा है। इतने सारे बच्चे ऑनलाइन है और कमेंट बॉक्स में मात्र 2 ही 3 लोग आ रहा है। क्या आप लोग को नींद आ रही है? नींद आ रही है तो पानी पिए, आंख धोएं। वैसे भी अब क्लास लगभग खत्म होने वाला है, 2-3 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा मैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल। चलिए इसी को यहां पर डील कर लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा एक बात को, हमेशा याद रखिएगा। 1 मिनट। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या कि जब भी हम लोग ओथ की बात करते हैं, ओथ की बात करते हैं, तो याद रखिएगा क्या कि प्रेसिडेंट के ओथ को हम लोगों ने क्या देखा था, किसको द्वारा कराया जाता है, सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं। वहीं पर अगर ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो इसको कौन कराते हैं, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप लोगों ने सही जवाब दिया है। जितने बच्चे ने भी इनका आंसर दिया है वो सही आंसर दिया है, सही। ओ सॉरी, ओथ की जब बात करेंगे तो ओथ कौन कर दिलाते हैं इनको, प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं, प्रेसिडेंट साहब इनको ओथ दिलाते हैं। आप लोगों ने सही जवाब दिया है इसको, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन ये क्लास का अंत समय है, हम लोग यहाँ के बाद इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी हार्टिएस्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, हम लोगों के साथ मिलकर इस क्लास को किया। हम लोगों ने प्रेसिडेंट के लास्ट टॉपिक को खत्म कर लिया है। यहाँ पर जो बच्चे अभी जुड़े हैं, क्लास आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी जस्ट खत्म होने के बाद। आप लोग देखिएगा इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया है पहला कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। अब फिर से कल से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग इस क्लास से जुड़े और हम लोगों के साथ मिलकर कुछ नया सीखा होगा। तब तक के लिए सर पहले बता दीजिए, क्या बता दें सर? कल बता दिया गया था, आज भी बता देते हैं कि कल से फिर से वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर, चैप्टर कौन सा, वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। किससे करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रेसिडेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज चलते रहेगा। ये जो श्रृंखला चलेगी, मेरी जो श्रृंखला है इंडियन पॉलिटी की, चैप्टर वाइज इसी तरीके से चलते रहेगी। आप लोगों से इसी तरीके से प्यार और साथ ही साथ आपका साथ का जरूरत है हमें, और आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे तो बिल्कुल हम लोग इसी तरीके से इसको सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और लंबे समय तक ये 24/7 को चलाते रहेंगे, जिससे सभी बच्चों को क्या हो, लाभान्वित हो। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं। मैं आशुतोष कुमार, आपके साथ फिर कल मुलाकात होगी 3:30 बजे तक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।